हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। 16 फरवरी के सभी करंट अफेयर आज हम यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक सेशन को देखिएगा, एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से नोट कीजिएगा। इंटरेस्टिंग सेशन है, एंड तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। ओके, तब तक आइए सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम 16 फरवरी का। गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? पहली चीज तो यह कि गिफ्ट सिटी भारत में कहां स्थित है, तो गिफ्ट सिटी स्थित है गुजरात में। और गुजरात सरकार ने गिफ्ट सिटी का नया अध्यक्ष उदय कोटक को नियुक्त किया है। उदय कोटक की बात करें तो यह बहुत ही फेमस बैंकर हैं। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं उदय कोटक। इनको गिफ्ट सिटी का नया चेयरमैन हसमुख अधिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है। देखिए, यह क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उदय कोटक को इसी साल जनवरी 2026 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा नाम है उदय कोटक का। कोटक महिंद्रा बैंक के ये फाउंडर हैं। देखिए, गिफ्ट सिटी गुजरात में है। इसका फुल फॉर्म होता है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। गुजरात के गांधीनगर में ये देखने को मिलता है। एक प्रकार का ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है ना, आईएफएससी। अब ये होता क्या है, इसको समझो। अगर हम इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है, इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि फॉरेन करेंसी में ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस दी जाती है इस जगह पर। जो भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं अलग अलग सेक्टर में, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, फिनटेक, इन सभी क्षेत्रों में फॉरेन करेंसी में ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज दी जाती है किसी भी फॉरेनर को। इसे कहा जाता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। तो ये इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर है जिसका नाम है गिफ्ट सिटी, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। कहां पर? भारत के गुजरात राज्य में। रेगुलेट कौन करता है गिफ्ट सिटी को? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी इसको रेगुलेट करता है, क्योंकि यही इंटरनेशनल करेंसी में लेन देन को रेगुलेट करने वाली संस्था है। तो यहां पर ये क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन हमारा गिफ्ट सिटी के चेयरमैन से था, तो ये हो जाते हैं उदय कोटक। गुजरात की अगर हम कैजुअल इंफॉर्मेशन पर नजर डालते हैं, वैसे हमने काफी बार देखी भी है, गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। कैपिटल है गांधीनगर। आचार्य देवव्रत ये गवर्नर हैं गुजरात राज्य के। इसके अलावा गुजरात के सीएम की बात करें तो ये भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या है 182। 182 सीटें हैं विधानसभा की। बीजेपी के पास ऑलमोस्ट 155 प्लस सीटों की मेजोरिटी है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट है गुजरात में। लोकसभा सीटें हैं गुजरात में 26 और राज्यसभा सीटें हैं गुजरात में 11। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026 कहां आयोजित किया जा रहा है? इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यहां पर एआई को लेकर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो आयोजन आज शुरू होगा 16 फरवरी को, और 16 से लेकर 20 फरवरी तक इसका आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया जाएगा। उद्देश्य क्या है एआई को लेकर? मतलब एआई जो है ना, कुछ ही देश या कुछ ही कंपनी तक सीमित ना रहे, जो पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में भी इसको इजीली यूज किया जा सके, मानवता के लिए सुलभ बनाया जा सके। एआई का फ्यूचर कैसा है, क्या हर्डल्स हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। और एआई को नॉर्मल व्यक्ति के लिए कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो आपको पता है ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला यह पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। ग्लोबल साउथ मतलब इक्वेटर के दक्षिण में जो देश है, जो कि अधिकतर पिछड़े हुए हैं, तो उनमें आयोजित किया जाने वाला पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन है। काफी सारे देशों के डेलीगेट्स यहां पर आएंगे। 100 देशों के लीडर्स, 100 सीईओ, टेक कंपनीज के प्रमुख, काफी सारे लोग यहां पर हिस्सा लेंगे। सुंदर पिचई जैसे जो दिग्गज है वो यहां पर आएंगे और एआई के विकास पर यहां पर चर्चा की जाएगी। तो एआई इंपैक्ट समिट है, ग्लोबल समिट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई जो है उसका ग्लोबली डेवलपमेंट, उस पर इनोवेशन, गवर्नेंस, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाने वाली है। नई दिल्ली में आयोजन होगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इसका आयोजन करवा रहा है, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव।
नॉर्मली किसी समिट की थीम नहीं पूछी जाती है तो आप इसकी थीम को छोड़ सकते हैं, पर आपको यह पता होना चाहिए कि आयोजन कहां हो रहा है। ओके, कुछ इनिशिएटिव्स यहां पर आयोजित किए जा रहे प्रोग्राम जैसे इंडिया एआई थिंक पेन्योर चैलेंज स्कूली बच्चों के लिए, और उड़ान जो स्टार्टअप पिच फेस्ट है, ऐसे कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया जा रहा है। मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी अश्विनी वैष्णव, और सेक्रेटरी हैं एस कृष्णन। आपको पता है भारत में एआई के डेवलपमेंट के लिए इंडिया एआई मिशन लागू किया जा चुका है, जिसके लिए 10,372 करोड़ रुपए से अधिक का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मंजूर किया गया है, ताकि इंडिया को एआई में ग्लोबल हब बनाया जा सके। इंडिया में एआई स्टार्टअप इंफ्रास्ट्रक्चर इनको बढ़ावा दिया जा सके। तो इंडिया एआई मिशन इंडियन गवर्नमेंट की पहल है, जिसका बजट 10,372 करोड़ से ज्यादा है। बारबाडोस की किस प्रधानमंत्री ने लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक चुनावी जीत दर्ज की है? बारबाडोस की अगर हम लोकेशन देखेंगे ना, तो ये हमको कैरिबियन सी में एक देश देखने को मिलेगा। वेस्ट इंडीज द्वीप समूह का एक पार्ट है बारबाडोस। लगातार तीसरी बार इसकी पीएम के रूप में चुनावी जीत हासिल की है एक महिला ने, जिनका नाम है मिया आमोर मोटली। मिया आमोर मोटली ये बारबाडोस की तीसरी बार पीएम बनने वाली है। बारबाडोस के इतिहास में केवल दूसरी ऐसी नेता है जिन्होंने अपने 2 टर्म लगातार पूरे किए, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता रहती है, क्राइसिस रहता है बारबाडोस में। तो जब से बारबाडोस बना, ये केवल दूसरी ऐसी नेता है जिन्होंने अपने 2 टेन्योर को सफलतापूर्वक पूरा किया है। और अभी जो यहां पर पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए ना, 30 सीटें हैं और 30 की 30 पूरी इन्हीं की पार्टी ने अपने नाम की है। बारबाडोस लेबर पार्टी इनकी पार्टी का नाम है, पूरी 30 सीटें जीती, मतलब विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली। विपक्ष के जो लीडर हैं वो अपनी सीट से भी हारे। तो ये मिया आमोर मोटली है, जो कि बारबाडोस की लगातार तीसरी बार पीएम अब बनने वाली है। अगर आप लोकेशन देखेंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा, देखो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इधर आएंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और बीच में आप ये जो देख रहे हैं ये कैरिबियन सी का एरिया है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज द्वीप समूह में बारबाडोस। ब्रिज टाउन बारबाडोस की कैपिटल है, कैरिबियन रीजन का एक देश है, ज्योग्राफिकल रूप से वेस्ट इंडीज का हिस्सा माना जाता है। बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सैंड्रा मासोन है, प्राइम मिनिस्टर मिया अमोर मोटली इसके पीएम के पद पर है। कौन सा देश है? बारबाडोस। पीपी अवार्ड 2025 का ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? पीपी अवार्ड 2025 का एक, देखिए ये अवार्ड्स 2025 के लिए हैं, अभी अनाउंस किए गए। अलग अलग कैटेगरीज है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, और यह अवार्ड दिया गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड को। समझते हैं, देखो है क्या। अगर हम फीपी की बात करें तो यह है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज। इसके 2025 के अवार्ड अनाउंस किए गए। एक कैटेगरी है इसमें पर्टिकुलर, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, और यह अवार्ड दिया गया है ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को 2025 के लिए। आपको पता है यह अवार्ड उन कंपनियों को दिया जाता है जिन्होंने 1 मिलियन टन से ज्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया है, जिनका प्रोडक्शन इससे ज्यादा है। तो इसी में ऑयल इंडिया लिमिटेड ने यह अवार्ड जीता। फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री यह अवार्ड देती है हर साल। अभी गोवा में इंडियन एनर्जी वीक का आयोजन किया गया, और यहीं पर यह अवार्ड दिया गया OIL के जो चेयरमैन है डॉक्टर रंजीत रथ, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से इन्होंने यह अवार्ड लिया है। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी, अगस्त 2023 में महारत्न कंपनी बनी थी। इंडिया की 13वीं महारत्न कंपनी बनी थी ये 2023 में। हेडक्वार्टर दुलियाजान असम में देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंतर्गत ऑयल इंडिया लिमिटेड काम करता है। तो इसको जिस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया वो कैटेगरी कौन सी है? ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर, फीपी अवार्ड 2025। अब यहां पर जो हमने फीपी की बात की है, फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो भारतीय तेल और गैस उद्योग है ना, उसका एक
बोल सकते हैं कि संघ है ना, संघ के रूप में काम करता है गवर्नमेंट के बीच में और इन कंपनीज के बीच में, एक ब्रिज के रूप में ये काम करता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह संस्था कार्य करती है। स्थापना 2016 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलता है नई दिल्ली, भारत की राजधानी में। डन। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी के लिए शिवरात्रि की सेल अभी कंटिन्यू है, तो आपके लिए सभी कोर्सेज काफी अफोर्डेबल प्राइस पर क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी के तहत 100 आवर जीएस के कोर्स को भी आप काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल जीएस सब्जेक्ट आपको यहां पर कवर करवाए गए हैं, बहुत ही इजी और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पूरा जीएस आपका 100 आवर में यहां पर कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण है आपके लिए, मॉक टेस्ट आप यहां पर लगा सकते हैं, पीडीएफ आपको सारी की सारी यहीं पर मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से 100 आवर जीएस को आप ज्वाइन कीजिए और चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। ठीक है, सारे कोर्सेस अभी अप टू 90% तक ऑफ में आपको मिल रहे हैं शिवरात्रि की सेल में, तो आप फायदा उठाइए, चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। तब तक आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो एक एक्सरसाइज की तरह इसका आयोजन किया जाता है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, और इसकी मेजबानी करेगी इंडियन आर्मी। आपको पता है आयोजन कहां किया जाएगा इस एक्सरसाइज का? आयोजन किया जा रहा है जो हमारा ईस्टर्न हिमालयन पहाड़ी है, ईस्टर्न हिमालयन रेंज जो कि पूर्वोत्तर भारत में फैला हुआ है, उस पर इसका आयोजन किया जाएगा। भारत के अलावा 7 और देशों की आर्मी यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। फॉर एग्जांपल भूटान, ब्राजील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरेबिया, ये भी इंडिया के साथ यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 में। इंडियन टीम में इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और आईटीबीपी, इनके जो हमारे सैनिक है वो पार्टिसिपेट करेंगे। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य समझिए, जो हमारे सैनिक है जिस भी देश के बीच में ये आयोजित किया जा रहा है ना, कंपटीशन की तरह आयोजित किया जा रहा है, तो जो हमारे सैनिक है उनकी फिजिकल एबिलिटी को जांचना, मेंटल हेल्थ को जांचना, है ना, टीम वर्क कैसा है, लीडरशिप कैसी है, इन सभी को परखा जाएगा। और जो नेबर कंट्रीज है हमारी जो कि पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें भी ये चीज देखी जाएगी। तो ऑल ओवर तालमेल भी बढ़ेगा और हमारे सैनिकों को हम और अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाएंगे। जो भी कमजोर कंट्री है जिसके सैनिक ये नहीं कर पा रहे हैं, उनको भी यहां पर ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, सीखने का मौका मिलेगा। तो ये एक पहाड़ियों पर ट्रेनिंग है, कठिन दौड़ और बहुत सारी ऐसी चीजों का आयोजन किया जाएगा, अलग अलग इवेंट्स आयोजित किए जाएंगे और सभी इवेंट ऐसे होंगे जैसे युद्ध जैसी परिस्थितियों में इनका आयोजन किया जा रहा है। तो एक एक्सरसाइज की तरह आयोजित किया जा रहा है इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। आयोजन जो हमारे ईस्टर्न हिमालय रेंज है वहां पर किया जाएगा। इंडिया और 7 देशों की सेनाएं यहां पर पार्टिसिपेट करेगी। डब्ल्यूएचओ ने किस भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित पोलियो वैक्सीन नॉपवीड-2 को मंजूरी दी है? तो इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। इसने एक ओरल पोलियो वैक्सीन का निर्माण किया है जिसका नाम है नॉपवीड-2। ओरल पोलियो वैक्सीन मतलब मुंह के द्वारा जो है ना 2 बूंद दिए जाते हैं जिंदगी के, वो पोलियो, पल्स पोलियो अभियान का टैगलाइन है 2 बूंद जिंदगी के, है ना। तो पोलियो वैक्सीन नॉपवीड-2, कमेंट में बताना कि पल्स पोलियो अभियान भारत में कब शुरू किया गया था, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, पूछी जाती है एग्जाम में, पल्स पोलियो अभियान। तो ईयर मेंशन कीजिएगा कि कब से शुरू किया गया है। अब यहां पर नॉपवीड-2 वैक्सीन की बात हो रही है, तो ये ओरल पोलियो वैक्सीन इंडिया की एक कंपनी ने इसे बनाया है जिसका नाम है बायोलॉजिकल ई लिमिटेड। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। अभी क्या हुआ है कि डब्ल्यूएचओ ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इस दवाई के लिए दिया है, नॉपवीड-2 के लिए। अब आप बोलेंगे ये प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट क्या है? देखिए क्या होता है, डब्ल्यूएचओ की जब हम बात करते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको पता ही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। अगर ये सर्टिफाइड कर देता है किसी दवाई को, तो क्लियर हो जाता है कि वर्ल्ड का कोई भी देश आग बंद करके उस दवाई को यूज कर सकता है डिसीज के लिए। गरीब देशों में सप्लाई की जा सकती है ना, जो गरीब देश है, अफ्रीकी देश जहां पर
पोलियो बहुत ज्यादा है, ऐसी बीमारी है, तो वहां पर बिना किसी झिझक के ऐसी दवाइयों को सप्लाई किया जा सकता है। और इसका रिजल्ट ऑब्वियस सी बात है, अगर डब्ल्यूएचओ से प्रमाणित है, डब्ल्यूएचओ ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है, तो पूरे वर्ल्ड में वो मान्यता प्राप्त है। अब उसको चेक करने की जरूरत नहीं है बार बार। तो डब्ल्यूएचओ ने प्री क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया है नई ओरल पोलियो वैक्सीन को, नॉपवीड 2 इसका नाम है। इंडियन कंपनी बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के द्वारा इसे डेवलप किया गया। हैदराबाद का हेडक्वार्टर कहां है कंपनी का? हैदराबाद। टाइप 2 पोलियो वायरस के लिए इसको डिजाइन किया गया है दवाई को। देखिए नई तरीके की दवाई है। नॉर्मली क्या होता है, पुरानी दवाइयों से आनुवंशिक रूप से ज्यादा स्थिर है। क्या होता है, पुरानी जो पोलियो वैक्सीन है उसके खिलाफ जो बॉडी है ना, जो डिसीज है पोलियो, वो एक एंटीबॉडी बना लेती। तो उससे क्या होता है, पुरानी वैक्सीन असर कम करती, या फिर एक वक्त के बाद बॉडी समझ जाती है, डिसीज समझ जाती है और उससे लड़ने का एक अपना रूप निर्धारित कर लेती है। लेकिन ये जो नई वैक्सीन है ना, अपना रूप नहीं बदलती। तो इससे क्या होता है, बीमारी फैलाने वाले जो वायरस है वो म्यूटेंट नहीं बना पाते, और ये दवाई जो नहीं है वो ज्यादा सुरक्षित है पुरानी दवाइयों से कंपेयर करें तो। नॉपवीड 2 किसकी वैक्सीन है, कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो ये पोलियो ओरल वैक्सीन डेवलप की गई है, न्यू ओरल पोलियो वैक्सीन नॉपवीड 2। आपको पता है इंडिया को डब्ल्यूएचओ के द्वारा 2014 में ही पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, सर्टिफिकेट मिल गया था हमको 2014 में। और वर्ल्ड पोलियो डे पूरे वर्ल्ड में 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। डब्ल्यूएचओ 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। हेल्थ के लिए काम करने वाला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। टेड्रोस एडोनॉम घेब्रेसस डायरेक्टर जनरल हैं और 194 कंट्रीज डब्ल्यूएचओ की वर्तमान में मेंबर हैं। आगे आ जाए, कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, इसका आयोजन भारत की जिस मिनिस्ट्री ने किया है यह है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एक कॉन्फ्रेंस की तरह इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। जो पॉश एक्ट है ना 2013 का, उसको लागू करने के लिए, यहां पर चर्चा करने के लिए यह कॉन्फ्रेंस लाई गई थी। पॉश एक्ट की बात करें, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, 2013 में यह एक्ट आया था। इसको कैसे मजबूती से लागू किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नई दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर इस नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ठीक है, इसका पूरा नाम है महिलाओं की सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन। और यहीं पर एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया और इसी पोर्टल का नाम है शी बॉक्स पोर्टल। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स इसे कहा जाता है, शी बॉक्स है। क्या समझो, वर्क प्लेस पे अगर किसी महिला से कोई भी उत्पीड़न होता है, कोई भी उनको हैरेस किया जाता है किसी तरीके से, तो इंडिया का जो कल्चर है ना, उसमें क्या महिलाएं शर्म के कारण खुल के बात नहीं कर पाती, खुल के विरोध नहीं कर पाती। तो इसी के लिए मिनिस्ट्री ने एक पोर्टल लॉन्च किया ऑनलाइन, सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल, जिसका नाम है शी बॉक्स। अब ऐसी महिलाएं बिल्कुल गुप्त रूप से यहां पर उन पर जो भी उनके खिलाफ जो भी क्राइम हुआ है उसके खिलाफ यहां पर कंप्लेंट कर सकती है। घर बैठे इस पोर्टल पर कंप्लेंट की जा सकेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन मिनिस्ट्री के द्वारा और जो भी पोर्टल को संचालित कर रहा है उनके द्वारा किया जा सकेगा, पुलिस के द्वारा किया जा सकेगा। पॉश एक्ट 2013 में काफी सारे प्रावधान है, उसमें से एक ये है कि जिस भी स्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी है वहां पर एक आंतरिक शिकायत समिति होना अनिवार्य है। और अगर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है तो हर जिले में एक स्थानीय समिति, लोकल कमेटी का होना अनिवार्य है, ताकि महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न के केस आते हैं उनके खिलाफ किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट है उनको रोका जा सके और उससे खत्म किया जा सके। ठीक है, तो ये शी बॉक्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आप इसको मानिए, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म है और इसी के द्वारा नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी नई दिल्ली में किया जा रहा है। आगे बढ़े, कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत कैंपेन की शुरुआत की है। एक ध्यान केंद्र जिससे कहा जाता है ब्रह्म कुमारीज, एक आध्यात्मिक संस्था है।
इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था, कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। इसी कैंपेन को, जो कि ब्रह्म कुमारी इसका कैंपेन है, इसको नई दिल्ली में लॉन्च किया है भारत की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। उद्देश्य क्या है जानते हैं इस कैंपेन का? निष्काम कर्म योग के जरिए जो एथिक्स होते हैं उनको डेवलप करना, ताकि मानव के साथ साथ देश का समग्र विकास किया जा सके। तो पैसा तो कमाया जा सकता है, साथ ही साथ देश के विकास के लिए नैतिक मूल्य होना जरूरी है। तो इन्हीं को बढ़ावा देने के लिए, आध्यात्मिक शक्ति के साथ जोड़ने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है। कैंपेन का नाम ही रखा गया है कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। भारत को और मजबूत बनाने के लिए कर्म योगा, जो कि नैतिक मूल्यों पर आधारित है, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस कैंपेन के लिए अलग अलग जगह पर प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे ब्रह्म कुमारीज नाम की आध्यात्मिक संस्था के द्वारा। तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इसे रिसेंटली लॉन्च किया है नई दिल्ली में। ब्रह्म कुमारीज 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान के माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर है, जो आध्यात्मिक संस्था है। ठीक है, और राजयोग की नॉर्मली ये शिक्षा देते हैं और ध्यान और इसके अलावा भी नैतिक मूल्यों के विकास को सिखाती है ब्रह्म कुमारीज नाम की आध्यात्मिक संस्था। तो हेडक्वार्टर याद रखिएगा, राजस्थान के माउंट आबू में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। फाउंडर पूछे नहीं जाते, पर लेखराज कृपाला इसके फाउंडर है, ब्रह्मा बाबा के नाम से इनको पुकारा जाता है। किस प्रकार की बीमारियों के अनुसंधान के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय बायो बैंक पहली बार लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए स्थापित किया गया। पहले भी बायो बैंक इंडिया में स्थापित किए जा चुके, लेकिन वो अलग अलग डिसीज है ना, कंबाइंड सभी डिसीज के लिए थे। पहली बार सेपरेट किसी डिसीज के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय बायो बैंक स्थापित किया गया है। और ये किस डिसीज के लिए स्थापित किया गया? तो ये है लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर। ठीक है, अच्छा, केंद्र कहां स्थापित किया गया बायो बैंक? तो ये गुजरात राज्य में स्थापित किया गया। इंडियन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की मदद से लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए देश का पहला नेशनल बायो बैंक है। यहां पर एक वर्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, बायो बैंक। कि सर बायो बैंक क्या है? देखिए क्या होता है, एक साइंटिफिक फैसिलिटी, जिस भी बीमारी का इलाज करना है, मान लो उसका इलाज अवेलेबल नहीं है, तो उसके जो पेशेंट है ना, उनके सारे डेटा को यहां पर स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी जो पेशेंट है उस बीमारी का, जैसे हम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो पेशेंट है उसके ब्लड सैंपल, डीएनए, टिश्यू, सेल्स, इन सभी को यहां पर सुरक्षित किया जाएगा ताकि रिसर्च की जा सके। जो हमारे रिसर्चर्स हैं उनके द्वारा यहां पर रिसर्च की जा सके। ओके, तो लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर नामक की एक दुर्लभ बीमारी है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसके लिए पर्टिकुलर ये बायोबैंक स्थापित किया गया है गुजरात में। 28 मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है। नेतृत्व अहमदाबाद की फाउंडेशन फॉर रिसर्च इन जेनेटिक्स एंड एंडोक्राइनोलॉजी के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। 15 राज्यों के 530 पेशेंट जो कि इस बीमारी से ग्रसित है, उनके ब्लड, डीएनए और अदर बायोलॉजिकल सैंपल यहां पर इकट्ठे किए जा रहे हैं और इन्हीं पर रिसर्च की जाएगी ताकि इन फ्यूचर इस बीमारी को खत्म किया जा सके या इसके लिए वैक्सीन डेवलप की जा सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइसोसोमाल स्टोरेज डिसऑर्डर एक जेनेटिक डिसऑर्डर है ना। क्या होता है कि शरीर में कोई स्पेशल एंजाइम बनना बंद हो जाता है और एंजाइम नहीं बनने के कारण, क्योंकि जेनेटिक डिसऑर्डर है तो एंजाइम नहीं बनता है, तो शुगर, फैट ये बढ़ जाते हैं और आगे चलकर कोई भी जो ऑर्गन है, लीवर और अदर जो ऑर्गन है, वो काम करना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली बात है, ऑर्गन फेलियर के कारण मरीज की मृत्यु हो जाती है। तो इसी बीमारी से निपटने के लिए नॉर्मली पहला नेशनल बायो बैंक लाया गया है, गुजरात में स्थापित किया गया। लास्ट क्वेश्चन, ये हमारा नवा क्वेश्चन था। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य की विधानसभा ने एमएलएस के लिए एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है? तो विधानसभा के एमएलएस के लिए पहली बार एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य ने। किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने।
तो आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली ने बजट सेशन अभी उनका चल रहा है और इसी के शुरुआत में विधायकों की अटेंडेंस लगाने के लिए जो पुराना तरीका था वो पूरी तरीके से बदल दिया। देखिए यहां पर अब आप बोलेंगे एआई बेस्ड अटेंडेंस तो दूसरे राज्यों में भी है, लेकिन वहां पर क्या होता है कि गेट पर एक अटेंडेंस कैमरा या फिर कोई भी ऐसी पंचिंग की मशीन है, उससे पंच किया और विधायक घर चला गया तो भी अटेंडेंस लग जाती है। लेकिन आंध्र प्रदेश में क्या है कि भाई एआई बेस्ड जो फेस अटेंडेंस है वो लगाई जाएगी। मतलब जब तक जो विधायक है वो विधानसभा में अपनी चेयर पे नहीं बैठेगा, समझना है ना, पेन टिल्ट जूम कैमरे यहां पर लगाए गए, जब तक वो अपनी चेयर पर जाकर नहीं बैठेगा, निर्धारित सीट पर जाकर नहीं बैठेगा, तब तक उसकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ओके, दूसरे जगह पर साइन करके घर चले आते थे, प्रॉक्सी अटेंडेंस लगा देते थे, तो ये सिस्टम अब यहां पर खत्म किया जा रहा है। और जो आंध्र प्रदेश के स्पीकर है उन्होंने यहां तक कहा है कि नो वर्क नो पे की पॉलिसी लाई जाएगी। अगर आप विधानसभा में नहीं आए, जितने दिन नहीं आए उतने दिन की आपकी सैलरी भी कटेगी। इन फ्यूचर में हम ऐसा प्रावधान भी लेकर आएंगे। तो एक अच्छा इनिशिएटिव है आंध्र प्रदेश राज्य का। तो आंध्र प्रदेश ने अपने बजट सेशन के दौरान एक नई चीज को लागू किया है, एआई बेस्ड डिजिटल अटेंडेंस सिस्टम को इसने अपने राज्य में अपने विधायकों के लिए विधानसभा में शुरू किया है। ठीक है, तो 16 फरवरी के यहां पर सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आर्कटिक सेंट्री मिशन किस संगठन के द्वारा लॉन्च किया गया? तो आर्कटिक सेंट्री मिशन को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है नाटो को। नाटो का एक मिलिट्री मिशन है ना, आर्कटिक रीजन में। प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो प्रधानमंत्री का नया कार्यालय सेवा तीर्थ के नाम से पुकारा जाएगा। किस राज्य ने भूमि अभिलेखों पर क्यूआर कोड लागू करने की घोषणा की है? तो क्यूआर कोड भूमि अभिलेखों पर लागू करने की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने। चर्चा में रही इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरला में स्थित है। बांग्लादेश के 13वें संसदीय चुनाव में किस पार्टी ने 2/3 बहुमत के साथ जीत दर्ज की? तो ये हो जाती है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। स्त्री सुरक्षा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई? तो यह शुरू की गई है केरला सरकार के द्वारा, स्त्री सुरक्षा योजना। भारत का एकमात्र मड वॉल्केनो किस द्वीप पर स्थित है? तो यह बाराटांग द्वीप पर देखने को मिलेगा। वैली ऑफ द किंग किस देश में स्थित है जहां पर तमिल ब्राह्मी लिपि के शिलालेख मिले हैं? तो यह देखने को मिलेगा हमें मिस्र या इजिप्ट में। बुल्गारिया के अंतरिम प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किए गए? तो ये हैं आंद्रे ग्यूरोव। और विश्व जन्मजात हृदय दोष जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। ठीक है, ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का हम आंसर लेंगे। 2025 में डेविस कप का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इटली ने। बगराम एयरबेस किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है अफगानिस्तान में। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने मेडल जीते? तो भारत ने 8 मेडल जीते और इंडिया सेकेंड पोजीशन पर रहा है। ओके, आगे चलिए। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? 8वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया? और वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइए, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।